चंद्रजीत मुखर्जी है और बहुत 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 इंतज़ार करने के बाद, तमाम कोशिशें करने के बाद मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि मुझे YouTube पे आने के लिए या YouTube में एजुकेशनल वीडियोस डालने के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, माइक की सेटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, इन सब पे बहुत 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 सीखना बाकी है। एक वीडियो डालनी थी मुझे पिछले 2-3 दिनों से, वो ये है कि पॉलिटी का एक इंट्रोडक्शन क्लास लेना था। क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो पॉलिटी जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि लक्ष्मीकांत उठा लिया, उसके लेसन्स पढ़ लिए, या उसके लेसन्स पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, या लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने के बाद उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लिया, तो इन सब चीज़ों से आपका भले ही प्रीलिम्स निकल जाए, आपका मेंस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस, लक्ष्मीकांत इज़ अ बेसिक बुक, इसको स्टैंडर्ड बुक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, हमें उसकी एप्लीकेशन समझनी होगी, हमें पॉलिटी को ऑर्गेनिकली समझना होगा, हमें पॉलिटी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस चैनल पे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज को पहले कवर करवाऊंगा और उसके साथ साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली पॉलिटी के कुछ एडवांस लेसन्स लूंगा। तो इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो सेशन है ये इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है। चीज़ को समझिएगा, मैं किस तरह से समझाना चाह रहा हूँ, यकीन मानिए आपके मेंस में काम आएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको समझने के 2-3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा संविधान है क्या? क्या वो एक लॉ है? क्या वो एक चार्टर है? वो है क्या? देखिए, बरसात का मौसम आने वाला है और ये आप सबको पता है कि मानसून जो है, जो साउथ वेस्टर्न मानसून होती है, वो जून के महीने से सितंबर के महीने तक रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं ताकि हमें समझ आए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अकॉर्डिंग टू द बुक्स, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ गवर्निंग अ नेशन। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फीचर, अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। ये सब समझ में आता है, लेकिन इसको और अंदर जाकर समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए, बरसात के मौसम में हम लोग जब भी निकलते हैं, हम लोग एक छाता लेकर निकलते हैं ताकि हम लोग भीगे ना। हमारा शरीर का कौन सा हिस्सा भीगता नहीं है? जो छतरी के अंदर होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट को समझिए, इसी एनालॉजी को ड्रॉ कीजिए और इसको समझिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के अंदर सोसाइटी के तमाम चीजें, सोसाइटी के तमाम एस्पेक्ट्स उस अम्ब्रेला के नीचे हैं। चाहे आप उसको बिजनेस कह लीजिए, चाहे आप उसको कॉमर्स कह लीजिए, चाहे आप उसको लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, चाहे आप उसको कल्चर कह लीजिए, चाहे पॉपुलेशन कह लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, टूरिज्म, यू थिंक ऑफ एनीथिंग एंड दैट विल कम अंडर दैट बिग अम्ब्रेला। और जो भी चीजें उस अम्ब्रेला के बाहर होंगी, हम उन्हें कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इतना समझ में आ गया? चलिए अब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू करते हैं कि ये एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है, ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये एक फंडामेंटल लॉ है। और जो एडिशन मैं करने वाला हूं वो ये है कि ये एक पावर मैपिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर मैप बनाकर देता है, मतलब कि वो बता देता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकारें हैं, वो चलती 3 स्तंभों पे है। एक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करता है, और तीसरा जुडिशियरी। ठीक है, अब ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं सरकार के या गवर्नेंस के, इन तीनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं और अलग अलग पावर्स हैं। और ये जो पावर लोकेशन है, लोकेटिंग द पावर्स एंड द फंक्शंस, इस पावर मैपिंग का भी जिक्र हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब ये पावर मैपिंग के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल चार्टर। सोशल चार्टर का मतलब यह है कि ये उन तमाम गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है स्टेट के लिए, सरकारों के लिए, कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, इस सोशल चार्टर को फॉलो करें, और इस सोशल चार्टर को फॉलो करने से आपकी जो सोसाइटी आज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी टू अ बेटर प्लेस, टू अ बेटर सोसाइटी। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल भी प्ले करता है और वो एक सोशल डॉक्यूमेंट देता है, एक सोशल चार्टर देता है हमारी सरकारों को, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। राइट, अब इतना हम लोग को समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि अगर ये एक सोशल चार्टर है, अगर ये एक सोशल डॉक्यूमेंट है, अगर ये बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा है, ये एक फंडामेंटल लॉ है, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि ऑफन नेग्लेक्टेड पार्ट है। ऑल्दो ये लक्ष्मीकांत में है, लेकिन आपको आंसर लिखते समय इसको अमलगमेट करना पड़ेगा, इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा विद सम ब्यूटीफुल वर्ड्स। जैसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंक्शंस का था वो मैं बता रहा था, वो ये है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द मैनेजमेंट एंड एकोमोडेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट आर देयर इन द सोसाइटी। मतलब जैसे हमारा जो देश है वो बहुत ही डाइवर्स है, ये जो डाइवर्सिटी है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नॉर्थ बंगाल में अलग है, साउथ बंगाल में अलग है, इंडिया के हर एक कोने में
जो है डिफरेंसेस हैं। हमको उन डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उन डिफरेंसेस से सीखना चाहिए, हमें उन डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसका डिस्क्रिमिनेशन। तो जब जब हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन करने के बजाय, तो हमारा देश और समृद्ध होगा, और इस समृद्धि को, और इसी समृद्धि से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, आपको डिफरेंसेस को एकोमोडेट करना है, आपको कॉम्प्लेक्सिटीज को एडजस्ट करना है, मैनेज करना है, और ये काम भी हमारा संविधान करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा देश है उसमें एक तो पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत मिलेंगे, जिनका कल्चर अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, जिसका मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर दूर तक सालों से कोई रिलेशन नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों की कल्चर, ऐसे लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहे, इसीलिए इन लोगों को, इन पर्टिकुलर ट्राइब्स को हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सेपरेट सा सिस्टम बना रखा है। मतलब जैसे हमारे संविधान में, आप लोग आगे हमारे लेसन में पढ़ेंगे कि एक 5th और 6th शेड्यूल होती है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, इसमें हम लोग इन शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ताकि इनकी कल्चर को जो है हम सेफगार्ड कर सके, इनको बचा सके। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम से अलग हैं, और हमको अकोमोडेट कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। आप समझ पा रहे हैं? इस चीज को समझिए आप। अच्छा, उसके बाद क्या, मैनेजमेंट, रिजर्वेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करके मैनेज करते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज को जो है आप दूर कर सकें। इसके साथ साथ वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी, एक काइंड ऑफ मोरालिटी, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे सिस्टम में। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को आपको समझना पड़ेगा व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फंक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए मोर इनऑर्गेनिक, rather organic manner, in a more organic, इनऑर्गेनिक तरीके से आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रट्टा मार सकते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे समाज में किसी भी फैमिली में जब भी कोई बच्चे पैदा होते हैं, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो फैमिली के मेंबर्स क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उस बच्चे को देखने जाते हैं। देखने के बाद बहुत से लोग अलग अलग टिप्पणियां देते हैं कि यार इसकी नाक नानी जैसी है, इसके कान नाना जैसे हैं, इसकी जो आंखें हैं वो पापा जैसी हैं, गर्दन लंबी है तो ये शायद दादाजी जैसे हैं। तो हम लोग एक बात करते हैं ना, हम लोग किसी न किसी के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं उस बच्चे को, ये लंबा है कि मोटा है, कि किस तरीके से सांवला है कि गोरा है, हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हमारा संविधान बन रहा था, 1934 में जब पहली बार हम लोगों ने डिमांड करा ब्रिटिशर से कि हाँ, संविधान अगर भारत का बन रहा है तो भारत के लोगों को बनाना चाहिए, तो इसी के संदर्भ में हम लोगों ने डिमांड करी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। एम.एन. रॉय साहब ने किया था, और उसके बाद 1946 के आते आते कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 के दिसंबर 9 से पहली सेशन बैठती है, और ये कंटिन्यू करती है टिल 26 नवंबर 1949। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल और मोर देन 11 मंथ्स के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आता है। ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा था, 2 साल, ऑलमोस्ट 3 साल का जो प्रोसेस चल रहा था, इसके बारे में पूरी की पूरी मीडिया, उस समय की मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिक, सबको इसके बारे में नॉलेज थी। सब लोग एंशियसली वेट कर रहे थे, नॉट ओनली द सिटीजंस बट आल्सो द जूरिस्ट्स, सब लोग वेट कर रहे थे। तो ऐसा सिचुएशन में जब वो बनकर आया, ठीक जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है, जब बनकर आया, हम लोग भी बहुत एंशियस थे कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, वो कैसा है, बड़ा है कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो किस किस लोगों को कैटर करता है, किन किन लोगों की नीड्स को कैटर करता है, ये सब जानने के लिए हम लोग भी एंशियस थे। तो इस एंशियसनेस को आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं तो उसी को कहते हैं कि द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की फीचर्स से तो देख रहे हैं, फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं, तो उस समय हम लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को फीचर्स को पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे एक बच्चा पैदा हुआ। अब फीचर्स में क्या है, तमाम फीचर्स हैं, जैसे उसको एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब बहुत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने उसमें उसको इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। जैसे उसमें ये कहते हैं कि हम लोग कॉस्मोपॉलिटन के अलावा हम कहते हैं कि इसमें कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज का जिक्र किया गया है। अब इन इंडिपेंडेंट बॉडीज को पढ़ने का तरीका है, आप अगर 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज को क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे वो सरकारें बनाने में मदद करती है, वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराती है, जिससे सरकारें बनती है। ठीक है, ECI हो गया। उसके बाद सरकार जब बन जाता है तो उसमें कर्मचारी चाहिए, जो उसके लिए आपको UPSC और SPSC के एग्जामिनेशन करवाती है, जिससे आपको कर्मचारी बनते हैं। उसके बाद जो पब्लिक फंड के साथ ये लोग का लेना देना होता है, पब्लिक फंड के साथ ये लोग एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पब्लिक फंड ठीक तरीके से इस्तेमाल हो, इसके लिए CAG की बॉडी बनाई गई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो इनको ऑडिट करती है। तो कितने सुंदर तरीके से पहले सरकार बने, फिर सरकार के काम करने वाले लोग बने, और उसके बाद पैसे का आवागमन जब होता है उसको ऑडिट करने के लिए भी एक बॉडी बनाई गई। दिस इज द ब्यूटीफुल वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेन है, इंडिया में पार्लियामेंट सॉवरेन है लेकिन सुप्रीम नहीं है। मतलब पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकता है, वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड या किसी से अफेक्टेड नहीं होगा जब लॉ बना रहा होगा, एक्सटर्नल कोई एस्पेक्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन कुछ भी लॉ बना नहीं सकती। जैसे मैंने कहा, ऐसा एक लॉ बनाती है जो उस बड़े से अम्ब्रेला के बाहर जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहा है, तो जुडिशरी उसको एट वंस स्ट्रक डाउन कर सकता है। इसीलिए
पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी। और जुडिशियल सुप्रीम तभी रह सकता है जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए भाई जज साहब लोगों को इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उनकी सैलरी, उनका अपॉइंटमेंट, इन सब जगहों पे उनका जो टेन्योर है, इन सब जगहों पे सरकार का इंटरफेरेंस ना के बराबर है, और ये डिलिबरेटली रखा गया है। बात समझ में आ रहा है? फिर देखिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। किस तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव है? जैसे मान लीजिए 3 एस्पेक्ट्स में गिनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ गया किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सरकार को ऊपर एक लिमिटेशन की तरह काम करता है कि सरकार चाहकर भी इंडिविजुअल राइट्स को हैम्पर नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक्सेप्ट सर्टन सिचुएशंस हम लोग सरकार को लिमिट करते हैं, इसको कहते हैं नॉन आर्बिट्रेरीनेस को प्रमोट करती है इंटायर फंडामेंटल राइट। उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सरकार के लिए वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जो सरकार को मानने चाहिए, ठीक है, जिससे सोसाइटी जो है ट्रांसफॉर्म होगी। तीसरा एस्पेक्ट है ड्यूटीज। अब सरकार के ऊपर लायबिलिटी ड्यूटीज हैं डीपीएसपी में, सरकार के ऊपर लिमिटेशंस हैं एफआर में, लेकिन साथ ही साथ हमारी एज ए नागरिक हमारे ऊपर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो और नॉट ओनली टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द स्टेट, बट आल्सो टुवर्ड्स द फेलो सिटीजंस, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है एफडी, एफआर और डीपीएसपी, ये 3 मिला के सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। समझ में आ रहा है? फिर आप समझिए कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये भी एक एस्पेक्ट है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी को दर्शाता है। खैर ये सबसे बड़ी एक डिस्कशन का जगह है जहां पे हम लोग अगले वीडियो में बात कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ने बर्बाद किया है। कि हम लोग एक ऐसे कंट्री हैं जहां पे जब देश को आज़ादी मिली थी, जब 1950s में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था अपने सिटीजन्स को, तो वहां पे ना हमारे पास लिटरेसी रेट है, ना हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसी है, लेकिन फिर भी हमने रिस्पेक्टिव ऑफ दिस हम लोगों ने वोटिंग राइट सबको दे दिए। इसीलिए आज की तारीख में शायद 30-40 रुपए के लिए लोग जो है वोट अपना मत दे देते हैं। इट्स ए मॉकरी टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। अमेरिका जैसा बड़ा देश जो बहुत पुरानी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, उसने तक 1776 में आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, उसने भी अपनी वोटिंग राइट सबको एकाएक नहीं दिया था। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन हम लोगों ने एक ब्रांड बना दिया कि इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने आज़ादी के बाद ही सबको वोटिंग राइट्स दे दिया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी के नुकसान की तरफ पड़ा है। हमारे वल्नरेबल लोग जो है डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि वोट देना ही एकमात्र है, और वो 30-40 रुपए में बिक जाता है। कितने ही हम लोग हैं जो मैनिफेस्टोस पढ़ के वोट देते हैं। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए था, और वो ग्रेजुअली यूनिवर्सल होता तो बेहतर होता। खैर ये वोटिंग राइट जो है वो सिंगल सिटीजनशिप के लिए है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ना कि एलियंस के लिए। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी की तरफ दर्शाता है, ब्रदरहुड की तरफ दर्शाता है। इंडिया में स्टेटहुड के बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं मिलती, नेशनहुड के बेसिस पे सिटीजनशिप मिलती है। तो ये भी एक अपने आप में एक यूनिटरी फीचर की तरह आप मान सकते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक और फीचर है जिसमें आप समझ सकते हैं कि जो हमारा संविधान है उसको रेलेवेंट बने रहना पड़ेगा, उसको हमेशा रेलेवेंट दिखना चाहिए। तो रेलेवेंट से मेंटेन करने के लिए, रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकता है? वो अमेंड कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है समय के साथ साथ, रिक्वायरमेंट के साथ साथ। अब वो बदलने का तरीके को रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर बताया जा रहा है। हम लोग जब अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है इसके बेसिस पे हम लोग रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बेसिस पे हम लोग कंट्रीज में डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन कौन सा पर्टिकुलर अमेंडमेंट रिजिड होगा या कौन सा पर्टिकुलर अमेंडमेंट सिंपल प्रोसेस में होगा, ये डिसाइड करता है वो पर्टिकुलर इश्यू जिसको हम लोग अमेंड करने वाले हैं। इस बात को आप समझिएगा। चलिए उसके बाद ऐसे तमाम और चीजें, जैसे इमरजेंसी है। इमरजेंसी की एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। इट्स अ कंडीशनल स्टेप, इट्स अ कंडीशनल मूव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। होता क्या, जैसे मान लीजिए एक फैमिली में अगर कोई बच्चा बिगड़ गया है, एक बच्चा बिगड़ता जा रहा है, उसको रोकना संभव नहीं हो रहा है, वो हाथ से निकलता जा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में पेरेंट्स जो है इसके बहुत सारे मूल अधिकारों पे कंट्रोल करते हैं जो नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन करते हैं। क्यों? ताकि घर, फैमिली की सुरक्षा मेंटेन हो, फैमिली की डिग्निटी मेंटेन हो। ठीक उसी तरह से जब हमारे नेशन के ऊपर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो नेशन की सिक्योरिटी, नेशन की इंटीग्रिटी, यूनिटी, फर्टर्निटी, इसको बचाने के लिए कई बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करते हैं इमरजेंसी। ये एक आपातकालीन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए है, ना कि स्टेट्स के ऊपर इंटरफेयर करने के लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि पॉलिटिक्स का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझें, ठीक है। अब एक और एस्पेक्ट है जिसको हम लोग को समझना चाहिए, वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि रेवोल्यूशन के खिलाफ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आया है इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट। तो हमारा संविधान नॉर्मली फ्रीडम मूवमेंट के थ्रू से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत सारे आपको छाप मिलेंगे, है ना। तो इसी को समझते हैं थोड़ा सा कि सोशल रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ये दो एस्पेक्ट्स हैं। दोनों एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग फीचर्स हैं। अब इसमें हम लोग रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरा सोचिए इस चीज को, जरा समझने की कोशिश करिए जिस तरह से मैं देखता हूं चीज को, कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन की जरूरत तो है। अब ये रेवोल्यूशन दो तरीके के होते हैं।
पहला सोशल रेवोल्यूशन, दूसरा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। सोशल रेवोल्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स सोशल रेवोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में इंटरपर्सनल रिलेशंस या सिटीजन्स के साथ सिटीजन्स का रिलेशन ये बिगड़ना चाहे, या अगर ये बिगड़ रही है तो इसको कैसे संभाला जाए, इसका काम यहां पे काम आता है सोशल रेवोल्यूशन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, रिच और पुअर इनमें फर्क है, हायर क्लास और लोअर क्लास इसमें डायकोटमी है, हायर कास्ट लोअर कास्ट इसमें टसल होता रहता है ना, मेन एंड वुमेन इसमें टसल होता रहता है। तो ये जो इंटरपर्सनल या इंटर सिटीजन्स के साथ जो द्वंद्व हैं, जो टेंशन्स हैं, इनको दूर करने के लिए सोशल रेवोल्यूशन से आप मदद ले सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के तहत जब यहां पे अनटचेबिलिटी का पार्ट आता है, जहां पे एक्सप्लॉयटेशन का बात आता है, जहां पे माइनॉरिटी की सिक्योरिटी की बात आती है, इन सब एरियाज में रिलीजन का बात आता है, इन सब एरियाज में फंडामेंटल राइट्स में हम कह सकते हैं कि यहां पे इंटरपर्सनल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, कास्ट सिस्टम को, रिलीजन्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर बायसनेस को रोकने के लिए हमारे यहां पे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है। नहीं मिलते तो हम उसके लिए आंदोलन करते हैं, जैसे ये एलजीबीटी का महाआंदोलन हुआ था, सबको पता है ना। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए रेप जब एक्सेसिव बढ़ गए थे, बहुत ही जब ग्रूसम रेप हुआ था, निर्भया कांड जब हुआ था, उसके लिए भी लोग सड़कों पे उतर आए थे। वो सड़कों पे उसलिए उतर आए थे क्योंकि उन्हें एक प्रोटेक्शन चाहिए था, उन्हें एक नया लॉ चाहिए था। अब जरा यहां पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिएगा। जब हम लोग सरकार के साथ सिटीजनशिप का रिलेशनशिप मेंटेन कराने की बात करते हैं, जब सरकार के साथ सिटीजनशिप या सरकार के साथ सिटीजन्स का, सरकार और उसके नागरिक, इनके रिलेशन को सुधारने की बात करते हैं, तो यहां पे हम पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सिटीजन के साथ सिटीजन का डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की कोशिश करते हैं या उनके रिलेशन को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम सोशल रेवोल्यूशन का बात करते हैं। इस चीज को आप समझिए। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज ऑलवेज बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। So there is a vertical relationship. गवर्नमेंट एंड सिटीजन के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इंश्योर करता है। ठीक उसी तरह से सिटीजन वर्सेस सिटीजन, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए सोशल रेवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था, जैसे एफआर हो गया, एफडी हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये तीनों चीजें इन दोनों में एप्लीकेबल हैं, लेकिन नॉट इन टोटो। आपको सिलेक्टिवली चूज करना पड़ेगा, है ना। आप इस बात को समझिए कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, सोशल रेवोल्यूशन भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, लेकिन ये दोनों रेवोल्यूशन को इंश्योर कर रहा है थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं डीपीएसपी, एफडी और एफआर। आप इसको समझिए। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक। तो बात यह कि मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। अब क्या सारे मॉडर्निटी के प्रिंसिपल्स बढ़िया हैं? नहीं। या हमारे सारे ट्रेडिशनल सिस्टम बेकार हैं? ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंपोजिशंस बेकार हैं, जो हमारे सोसाइटी को ग्रोथ से रोक रहे हैं, हमें उनसे निजात पाना है और वहां से हमें मूव करना है टुवर्ड्स द मॉडर्न प्रिंसिपल्स। ये जो फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंपोजिशन टू द मॉडर्न सोसाइटी, जहां पे ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू है, जहां पे ह्यूमन डिग्निटी क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये तीनों चीजें इंश्योर करने के लिए हमें कास्ट सिस्टम, जो कि एक ट्रेडिशनल पार्ट है, हमें पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि एक ट्रेडिशनल पार्ट है, हमें एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जो कि एक ट्रेडिशनल पार्ट है, इनसे मूव करके मॉडर्न ह्यूमन डिग्निटी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अब इसको करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? सरकार के प्रति है, सरकार के ऊपर है, और कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के ऊपर है। लेकिन इनमें जो खेल खेलना जाता है वो पॉलिटिक्स का होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ें तो आपको पॉलिटिक्स समझ में आना चाहिए, पॉलिटिक्स बिहाइंड द पॉलिटिक्स। जब कोई सरकारी दल पावर में आने की कोशिश करता है, या कोई पॉलिटिकल दल पावर में आने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल पार्टी जब
कास्ट लाइंस पे डिस्कशन करते हैं, रिलीजन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, रैलीज में रिलीजन या कास्ट के ऊपर उनके मैनिफेस्टोज होते हैं, तो उनका मतलब यही है कि वो ये जो शिफ्ट है फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न सोसाइटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो उसके खिलाफ है, या खिलाफ अगर नहीं भी है तो कम से कम ये उनके एजेंडा में प्रायोरिटी में नहीं है। तो ये हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें कास्ट, दल, कलर, जेंडर, जात, रिलीजन, इन सब की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि मेन मुद्दा डेवलपमेंट का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आप इस चीज को समझिए। तो हम लोग रिलीजन का, कास्ट का इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और ये इनइक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इन सब ट्रेडिशनल बुरी आदतों का या बुरी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करती है। तो हमें इस चीज से समझना पड़ेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न सोसाइटी, इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो है पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। बात समझ में आ रहा है? तो ये मोटा मोटा लेसन का पार्ट था। तो इसकी जो पीपीटी है, मैं इसका पीपीटी की लिंक जो है आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने सीखा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, उसको किस तरीके से एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, ताकि एक बच्चा जिस तरह से पैदा होकर बड़ा हो रहा है उसके फीचर्स के बारे में लोग देखते हैं, सिमिलरली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद उसके फीचर्स के बारे में देख रहे हैं, एक ऑर्गेनिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक छतरी की तरह, एक बहुत बड़े छतरी की तरह, जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है, जिसके बाहर अगर कोई जाता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है। इसके फीचर्स के बारे में जाना हम लोगों ने, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जाना, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी, 3 tier सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज क्या होती है, यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज क्या है, कॉस्मोपॉलिटन नेचर का क्यों है, ठीक है, हम लोगों ने जब जाना है इसके बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं वो ये है कि ये जो मेंस ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट कैसा है, ये किस तरीके से सोशल चार्टर का फंक्शन। जरा सोचिएगा इस बात को। जैसे हम लोग कहते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार हमारे सेक्युलरिज्म को मेंटेन करे। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि ये आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें, जो आज है उससे बेटर में ट्रांसफॉर्म करें। इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने की जिम्मेवारी है, इसीलिए सरकारें जो हैं हमारे लिए काम करती है, ऐसे ही नहीं कर रही हैं। तो ये भी उनको मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशल डॉक्यूमेंट भी है। तो सोशल डॉक्यूमेंट, सोशल चार्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, एफडी, डीपीएसपी, एफआर, इन दोनों को क्लब करके आप अपने अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड कीजिए, और जितने भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आप देख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए इस प्रिंसिपल्स में। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देके इस वीडियो को खत्म करूंगा ताकि आपको समझ में आए, आपको भी समय मिले इसको पढ़ने का, इसको समझने का। सिर्फ लक्ष्मीकांत को रट्टा मारने से, इसलिए मैं कह रहा था नहीं होगा। जैसे बात करते हैं, ये जो कोविड क्राइसिस हो रही है, ये क्यों हो रही है? सरकार की फेलियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? फेलियर है। तो मैं एक वीडियो में देख रहा था जहां पे रामायण की बात करी जा रही है कि रामायण में कहा गया है कि जब जब राजा फेल होता है, जब जब राजा की हार होती है, राजा से गलतियां होती है, तो समाज में प्रीमेच्योर डेथ्स होते हैं, समाज का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ यहां पे भी हुआ है ना? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आई होप कि मैंने आप लोगों के दिमाग में इंडियन पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा इंसाइट, थोड़ा सा इंटरेस्ट ग्रो करा पाया हूं। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।